हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डबल डाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑल्दो मैंने डाइस के पहले वीडियो में टाइप्स ऑफ डाइस और डाइस का इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया है। डबल डाइस डाइस के क्वेश्चन टाइप का सेकंड पार्ट होता है। अब इस केस में जैसा कि नाम है तो डबल डाइस कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन में अब आपको सिंगल डाइस की जगह दो डाइस दिखाई देगा, इस तरह से। क्लियर है? और इसी से रिलेटेड जब क्वेश्चंस बनाए जाते हैं तो उसी को आप डबल डाइस क्वेश्चंस कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो डबल डाइस के केस में आपके क्वेश्चन, जैसे प्रीवियस वीडियो में आपने सिंगल डाइस के बारे में पढ़ा, वहां आपको सिर्फ एक सिंगल डाइस होता है और उसको इसमें हम चेक करते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, नॉर्मल डाइस क्या होता है, और उसके अकॉर्डिंग हम रूल लगा लेते हैं। अब डबल डाइस जैसा नाम है, हमारे केस में दो डाइस होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ही दो डाइस होगा और इससे फिर फर्दर वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके अपोजिट क्या होगा। बात समझ में आ गया? लेकिन अब इस डबल डाइस से भी रिलेटेड कुछ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको जानना जरूरी है। जरा ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे आपको डबल डाइस के केस में दो डाइस दिखाई देता है। क्लियर है? लेकिन अब ये दो डाइस अलग अलग नहीं है। भले यहाँ पे दो डाइस दिखाई दे रहा हो, ये दो डाइस अलग नहीं है, ये एक ही डाइस का अलग अलग तरीके से देखा गया व्यूज है। मैंने क्या कहा वो समझ लीजिएगा। जैसे कि मान लिया जाए कि ये एक डाइस है, आपको मैंने इस तरह से पकड़ा, आपको इसके तीन सरफेस ये और ये दिखाई दे रहा होगा, तो आप एक डाइस का डायग्राम इस तरह से बना देंगे। लेकिन जो सरफेस मुझे दिखाई दे रहा है ये और ये वो आपको नहीं दिख रहा है, मैं अपने अकॉर्डिंग इसे बना दूंगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे डबल डाइस के केस में आपके पास ये एक ही डाइस होता है, एक ही डाइस का अलग अलग व्यूज है। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी थ्री डायमेंशनल फिगर को आप 6 तरीके से दे सकते हैं, ऊपर से, नीचे से, आगे पीछे, लेफ्ट राइट से। बात समझिए? बस जिस तरह से जो देखा उसके अकॉर्डिंग एक व्यू बना देता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि डबल डाइस क्या होता है, कि डबल डाइस में दो डाइस दिखाई जाएगा, दोनों सेम ही डाइस का अलग अलग व्यूज होता है। इस तरह से आप चाहो तो तीसरा भी बना सकते हैं, चौथा भी बना सकते हैं, अलग अलग एंगल से देख के। लेकिन जब दो से अधिक डाइस का यूज किया जाता है उसे मल्टी डाइस क्वेश्चन कहते हैं, जो इसके बाद आने वाले वीडियो में हम इसे भी पढ़ लेंगे। ठीक है, अब आपको डबल डाइस के बारे में पता चल गया कि डबल डाइस का क्वेश्चन क्या है। लेकिन अब यहाँ से डबल डाइस के क्वेश्चन के बाद यहाँ पे कुछ रूल्स बन के तैयार होते हैं। देखिएगा, रूल नंबर 1 क्या होता है, ये क्या कहता है, देखना जरा। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे इस डस्टर का इस्तेमाल किया था कि आपको ये सरफेस और ये सरफेस दिखाई दे रहा होगा, मुझे इधर का और इधर दिख रहा है। यानी कि मैं एक डाइस को इस तरह से देखूं कि जो आपको जो सरफेस दिखाई दे रहा हो वो सरफेस मुझे ना दिखाई दे और मुझे जो सरफेस दिखाई दे रहा हो वो आपको ना दिखाई दे। कहने का मतलब क्या है कि डाइस में कुछ इस तरह से व्यू देखिए कि पहले पार्ट का कोई भी एलिमेंट दूसरे पार्ट के एलिमेंट के इक्वल ना हो। यानी इसका डेफिनेशन हो गया, रूल नंबर 1 कहता है कि नो सिमिलर पॉइंट, देखना, नो सिमिलर पॉइंट बिटवीन द डाइस। देखिएगा, ये हमारे पास पहला रूल हो जाता है कि डाइस को इस तरह से देखो, इसके बीच कोई सिमिलर पॉइंट ना हो। यानी कि दोनों पासों में, पहला रूल होता है, दोनों पासों में एक भी अंक समान ना हो। और तो मैंने आपको बताया है कि डाइस हमारा लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होता है और इस पूरे लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट में हम पेन नहीं उठाते, यानी क्वेश्चन को आप देख के सॉल्व कर सकते हैं। एज इट इज, जैसे पिछले सिंगल डाइस में किया था, इसमें भी वही रूल लगाना है। बस रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है कि डाइस के रूल को ध्यान में रखना। अब इस रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे ए भर दूं, बी भर दूं, सी भर दूं, कुछ भी भर सकता हूँ। ए बी सी की जगह आप क्या रख सकते हैं, नंबर रख सकते हैं, कलर रख सकते हैं या सिंबल रख सकते हैं, जो मर्जी रख लीजिए। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले पार्ट का कोई भी भाग दूसरे पार्ट में दिखाई नहीं देना चाहिए। यानी अगर मुझे ABC दिखाई दे रहा है तो आपको XYZ दिखाई देना चाहिए। और डाइस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको पता है कि डाइस में एक ही चीज पूछा जाता है कि इस सतह के अपोजिट क्या होगा। एज इट इज, अब इसमें भी वही पूछा जाएगा। तब रूल क्या कहता है, देखिएगा कि आपके पास डबल डाइस का क्वेश्चन है, दोनों पासों में एक भी अंक समान ना हो, तब अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए ए के अपोजिट क्या होगा, तो रूल क्या कहता है, जरा देखिएगा। ए जिस पासे में हो उसके तीनों वैल्यू को छोड़ दीजिए, दूसरे पासे का जो तीनों पॉइंट है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? काफी सिंपल मैंने बताया। एज इट इज, अगर मेरे से पूछा जाता कि x के अपोजिट क्या है तो आपको बस सर्च करना है कि x दूसरे वाले पार्ट में है, इसके तीनों पार्ट को छोड़ दीजिए, पहला वाले पार्ट का तीनों पार्ट का आंसर इधर और में डाल दीजिए, हमारा आंसर बनके तैयार हो जाएगा। ये इसका ट्रिक है। बस समझ में आया? तो ये हमारे पास डबल डाइस का पहला रूल है, जहां पे आपने देखा कि कोई भी दोनों पासों में एक भी अंक सिमिलर पॉइंट ना हो तो हम इस रूल का इस्तेमाल कर लेंगे। समझ में आया? ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है।
अब इस कॉन्सेप्ट के बेस्ड हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन वो देखिएगा, जैसे कि नंबर बेस्ड। ये देखो, क्योंकि आपको पता है कि डाइस में या तो नंबर बेस्ड या फिर कलर बेस्ड या सिंबल बेस्ड होता है, मैं उसी सब का इस्तेमाल कर देता हूँ। ये देखो 5 6 1, यहाँ पे मैंने डाल दिया 2। अब देखना, अब इससे क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछ लेगा कि मुझे बताओ 5 के अपोजिट क्या होगा, ऑप्शन नीचे 4 दिए जाएंगे। आपको बस समझ के चलना है कि दोनों दो डबल डाइस का क्वेश्चन है, बिल्कुल है, देख के पता चला कि 2 डाइस है। फिर रूल मैच करेंगे कि इनके बीच एक भी अंक सिमिलर नहीं है, बिल्कुल सही है, एक भी पॉइंट का सिमिलर नहीं है। तब पॉइंट चेक कीजिए, 5 किस में है, पहले वाले डाइस में, तो इसके सारे पार्ट को छोड़ दीजिए, सेकंड वाला पार्ट का 6 2 और 1 इसका आंसर चला जाएगा। बात समझ में आया? इसी को बोला गया आपके पास डबल डाइस का पहले रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन। आईआईटी जगह 6 से पूछता तो हम इन तीनों पार्ट का आंसर दे देते। इसी क्वेश्चन को अगर मैं सिंबल बेस्ड बना दूं, देखो यहाँ पर, क्योंकि आप जब भी कोई भी बुक बना रहे होंगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिखाई देंगे, जहाँ पे आपको हैश डॉलर इस तरह के सिंबॉलिक फॉर्म होंगे। यहाँ पे स्क्वायर डाल दो, सर्कल डाल दो, ट्रायंगल डाल दो। समझना? अगर मैं पूछता कि भाई बताओ कि ट्रायंगल के अपोजिट क्या होता, ठीक है, तो आप पहले सर्च करेंगे क्वेश्चन को, डबल डाइस का क्वेश्चन है, बिल्कुल है, नो सिमिलर पॉइंट बिटवीन द डाइस, बिल्कुल सही है। तब देखेंगे ट्रायंगल किस पार्ट में, इस वाले पार्ट में, इसका सारे पार्ट को छोड़ दीजिए, पहले वाले पार्ट का तीनों पार्ट इधर और में आंसर चला जाएगा। बात समझ में आया? ये हमारे पास सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। या अब देखना, मैंने आपसे क्या कहा कि जब इसी क्वेश्चन को मैं लूडो के पासे के अकॉर्डिंग बनाता तो 6 की जगह 6 पॉइंट लिख दिया जाता। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ये क्वेश्चन को नहीं बताया, यानी नंबर्स को डाइस यानी लूडो के डाइस के अकॉर्डिंग वहाँ नंबर ना लिख के पॉइंट लिखा जाता है। 2 को 2 पॉइंट में लिख देगा, 1 को 1 पॉइंट, 5 को 5 पॉइंट में, तो दोनों सिमिलर ही हैं, अलग अलग नहीं है। तीसरे तरह के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, इसमें कलर का इस्तेमाल कर दिया जाता है। देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे 2 डाइस ले लिया, इसके अंदर कुछ कलर भर लीजिए। जैसे मैंने इसमें रेड डाल दिया, इसमें पिंक डाल दिया, इसमें ब्लैक डाल दिया, इसमें मैंने येलो डाल दिया, यहाँ ग्रीन डाल दीजिए, इसमें ब्लू डाल दीजिए। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया कि बताइए रेड के अपोजिट क्या होगा, तो हमें पता है कि दोनों डबल डाइस का क्वेश्चन है, 9 सिमिलर पॉइंट है, तो इसके तीनों पार्ट को छोड़ दीजिए। दूसरा वाला देखिए, जो आंसर होगा ग्रीन, येलो और ब्लू, ये हमारा इसका आंसर बनके तैयार हो जाएगा। तो हमारे सिलेबस में मैक्सिमम यही 3 टाइप्स का ही क्वेश्चन दिखाई देगा, या तो नंबर बेस्ड या सिंबल बेस्ड या फिर कलर बेस्ड। अब हो सकता है यहाँ पे आप कलर की जगह अपना नाम भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि हम यहाँ पे कलर ही डालें। आप चाहो अपना नाम लिख लीजिए, 3 लड़कों का नाम इधर लिख लीजिए, 3 स्टूडेंट्स का नाम उधर लिख लीजिए, तो दोनों बस मैच करना है कि सिमिलर पॉइंट है कि नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है, किसी स्पेसिफिक वैल्यू को डिटेल में नहीं रखा है। क्लियर है? अब यहाँ से एक चीज और जानने वाली बात है, वो क्या है, जरा ध्यान से समझ लीजिए। ऑल्दो हमने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है कि डबल डाइस के केस में अगर नो सिमिलर पॉइंट हो तो आंसर क्या है। अब कुछ ऑप्शन में भी कभी कभी एग्जामिनर ने कुछ बदलाव कर दिए हैं, उन्हें भी पता होता है कि इसका आंसर हमें ये होना है, कि अगर उन्होंने 5 से पूछा, इसके पीछे दूसरे वाले डाइस का तीनों पार्ट आंसर होना चाहिए। लेकिन एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या पूछा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे देखना 6 2 3, ये पूछ दिया 6 1 4, दूसरा पूछ दिया 6 2 4, और दूसरे में पूछ दिया कि 6 2 और 1। चल ध्यान से देख लीजिएगा, काफी मैंने बच्चों को इस चीज में गलती करते देखा है कि उन्होंने पूछा 5, हमें पता है 5 के अपोजिट दूसरे वाले डाइस का तीनों पार्ट आंसर होगा, यानी आंसर का जो आंसर जाएगा वो 3 पार्ट में जाएगा, इधर और में जाएगा। लेकिन अब एग्जामिनर ने चारों के चारों ऑप्शन इधर और में डाल दिया, तो इस केस में देखिएगा 6 और 2 दूसरे वाले पार्ट का है, लेकिन 3 पहले वाले पार्ट का है। ये भी चीजें ध्यान में लेके चलना, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आपको पता है कि हम काफ़ी स्पीड सोचते हैं, और जरा से भी सोचने में गड़बड़ करें तो एक नंबर खो बैठेंगे हम एक क्वेश्चन को। देखिएगा, इस केस में 6 और 1 तो है, और 4 यहाँ पे चला जाएगा इस वाले डाइस का, इसलिए ये ऑप्शन ले जाएगा। यही रूल इसमें लगेगा, 6 2 तो दूसरे का है, लेकिन 4 पहले का है। तो याद रखिएगा कि हमें ये भी चीज़ें मेंशन करके चलनी है। तो ये हमारे पास रूल नंबर 1 था। जब डाइस को आपने इस तरह से देखा कि पहले डाइस का कोई भी पार्ट दूसरे डाइस के इक्वल नहीं था, तो हम इस वाले रूल का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अब आइए रूल 2, क्योंकि इसके अंदर टोटल 3 रूल बनेंगे, उसी सब के बारे में जानना है हमें। देखिएगा, अब डाइस को कुछ इस तरह से देखा, जैसे कहने का मतलब है इसी डाइस को मैंने, क्योंकि आपको पता है डबल डाइस में एक ही डाइस का 2 अलग अलग व्यूज हैं, ठीक है। अब पहला तरीका से ऐसा देखा, जो आपको दिख रहा था वो मुझे नहीं दिखा, जो मुझे दिखा वो आपको नहीं दिखा, वो रूल नंबर 1 था। लेकिन अब कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ इस तरह से इसको पकड़ूं जिनमें से एक वाला कॉमन ये और ये आपको दिखाई दे, और बाकी ये और एक कॉमन मुझे भी दिखाई दे। कहने का मतलब ये है कि अब डाइस को कुछ इस तरह से पकड़िए कि दोनों डाइस में एक अंक समान होनी चाहिए, वही रूल नंबर 2 बन के तैयार हो जाएगा। देखिएगा,
यहाँ पे डाल दीजिए 1 सिमिलर पॉइंट बिटवीन द डाइस, दोनों पासों में एक अंक समान हो। ये देखिएगा रूल नंबर 2। समझा? तो ये हमारे पास रूल नंबर 2 हो गया, क्योंकि एक डाइस डबल 2 बार देखने के जितने भी पॉसिबल कंडीशन बनते हैं ना, वही डबल डाइस का रूल बनाया जाता है। अब हमने ये समझ लिया कि दोनों पासों में एक अंक समान हो, लेकिन जैसे ये रूल बना के तैयार हुआ ना, फिर यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रडिक्शन तैयार हो गया, क्योंकि इन चीज़ों को जब तक हम क्रैम नहीं करेंगे हमारा पार्ट क्लियर नहीं होगा। देखिएगा, हमें पता चल गया 1 सिमिलर पॉइंट है, तो इसके पीछे भी 2 अलग अलग कंडीशन बन गए। पहला कंडीशन क्या था वो समझिएगा जरा। ये देखो, लोगों ने कहा कि दोनों पासों में एक अंक समान होना चाहिए, तो कुछ लोगों ने डायग्राम इस तरह से बनाया। देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया A B C A X एंड Y। समझ में आया? देखिएगा, तो ये रूल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है कि दोनों 2 पास है, डबल डाइस का क्वेश्चन है, 1 सिमिलर पॉइंट बिटवीन द डाइस है। क्लियर है? ये डायग्राम इस रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ लोगों ने इस तरह का डायग्राम बनाया। ये देखो, A P C और यहां पे डाल दीजिए कि मैंने डाला A X एंड Y। जरा ध्यान से देखिए, वो भी तो सही है कि इसमें भी डबल डाइस का क्वेश्चन है, 1 सिमिलर पॉइंट है, लेकिन दोनों में कुछ बारीकी से चेंज हो गया, बट इसी के लेके कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। आपने कहा कि दोनों पासों में एक अंक समान होना चाहिए, लेकिन समान अंक कहाँ हो ये आपने नहीं कहा। इसलिए लोगों ने कहा कि देखिएगा, एक नोट में बना लीजिएगा, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि अगर मैं डाइस की अगर बात करूं तो इसे समझिएगा कि इस वाले पार्ट को हम लेफ्ट पार्ट बोलेंगे, लेफ्ट सरफेस, इससे आप राइट सरफेस बोलना, जिससे हमारी समझ और भी अच्छी बनेगी। इसे टॉप कहते हैं, बाकी के बारे में तो हमें जाना नहीं है। ठीक है, तो अब देखिएगा, उन्होंने कहा कि दोनों पासों में एक अंक समान हो, लेकिन कहाँ हो इसे आपने नहीं बताया। हो सकता है कि दोनों पासों में जो समान अंक हो समान सतह पे हो, यानी बाईं और बाईं और, लेफ्ट में, या फिर टॉप में, या दाएं ओर से, राइट में। क्लियर है? हो सकता है दोनों पासों में दोनों अलग अलग, ये देखिए इसमें बाईं ओर है तो ये ऊपर के सतह पे है। तब इस रूल को देखा गया, भाई बात तो सही है, तब उसने कहा कि ठीक है, तो इस रूल को फिर से 2 सब रूल में डिवाइड कर लीजिए। इसलिए इस रूल को हमारे सिलेबस में 2 अलग अलग पार्ट से जोड़ा गया। देखिएगा, ये 2.A का रूल टर्म्स में बनेगा, यानी 2 का ही पहला पार्ट कि जब समान अंक समान सतह पे हो, समान सतह पर हो। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में लेके चलिएगा। यानी इसको इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूं, व्हेन सिमिलर पॉइंट placed on same surface, ये कुछ होगा रूल नंबर 2A। यानी क्या, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया रूल 2A कि हम एक पॉइंट तो रखेंगे, लेकिन पॉइंट को समय एक ही जगह पे रखेंगे। और रूल 2.B क्या कहता है, जब समान अंक अलग सतह पे हो, अलग सतह पर हो। ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को इसी तरह से बनाया जाता है। व्हेन सिमिलर पॉइंट प्लेस्ड ऑन डिफरेंट सरफेस, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। देखिएगा, डिफरेंट सरफेस, यानी कि अब रूल 2 को आप 2 अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। अब आने वाले वीडियो में जब मैं आपको मल्टी डाइस पढ़ाऊंगा, तो आप इन्हीं दोनों पार्ट का काफी ज्यादा वाइडली यूज है। ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान से समझिएगा। अब इनसे हम 1 बाय 1 समझ लेते हैं कि ये क्या कहता है। देखिएगा, पहले हम इस वाले की पार्ट की बात करते हैं कि आपको बस देखना है डबल डाइस का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है, 1 सिमिलर पॉइंट है, बिल्कुल सही है। तब आपसे पूछा जाएगा बताइए इसके अपोजिट क्या, तो जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। पहले हम इसकी चर्चा करते हैं, बाद में उसे देखेंगे। तब रूल क्या कहता है कि इसके जो कॉमन अंक है इसे फिलहाल छोड़िए, इसके ऊपर के पार्ट में कौन क्या है, B है, इसके ऊपरी पार्ट में क्या है, X है, तो ये ऑटोमेटिक एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। यानी अगर कॉमन प्लेस, दोनों कॉमन पॉइंट सेम सरफेस पे हो, जो ऊपर का भाग बराबर यानी कि अपोजिट हो जाता है। इस पार्ट में दाएं भाग में क्या है, X, इसके दाएं भाग में क्या है, Y, तो ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। लेकिन अब बात आई A के अपोजिट क्या होगा। क्लियर है? तो ये भी तो है, ये के भी, अब क्योंकि हमें पता है टोटल सरफेस 6 होना चाहिए, अभी कितने, 1 2 3 4 5, ए का भी तो अपोजिट कोई होगा, तो इसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे न्यू वैल्यू। अब ये न्यू वैल्यू क्या है अभी पता चलेगा। ये पार्ट पहला 2.A का रूल। अब इसके कुछ क्वेश्चन से आप मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, जरा ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन मैं यहाँ बना रहा हूँ, इस देखो, अभी हम न्यू वैल्यू के बारे में नहीं पढ़े हैं,
ये कुछ क्वेश्चन है, इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू पुट कर देता हूँ। जिससे देखना कि यहाँ पे मैंने 5 डाल दिया, 2 डाल दिया, 6 डाल दिया, 5, 4 और 3 इसी रूल पे है, क्योंकि ABC की जगह आपको कुछ भी भर सकते हैं, नंबर, कलर, कुछ भी। अब यहाँ पे अगर मेरे से पूछता कि भाई 2 के अपोजिट बताइए क्या होता, तो अब आंसर डायरेक्टली 4 ऑप्शन से पिक करके बता देते हैं। यदि 6 के अपोजिट पूछता तो हमारा आंसर क्या होता, 3। समझ में आ गया। लेकिन 5 के अपोजिट आपको मैंने बोला कि इस केस में हम न्यू वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ देखना, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये नंबर्स तो बने गए होंगे इसमें। 2 के अपोजिट हमारा 4 हो गया, 6 के अपोजिट हमारे पास 3 हो गया। तो देखिएगा 5 के अपोजिट के लिए रिमेनिंग वैल्यू क्या बच गया, 1, तो इसका आंसर 1 हो गया। बात समझिए। तो यहाँ पे इसी पॉइंट को 1 में न्यू वैल्यू के टर्म्स में हम 1 लिख देते हैं। आप ये बोलेंगे सर यहाँ पे न्यू वैल्यू की जगह रिमेनिंग वैल्यू लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है अगर मैंने रिमेनिंग वैल्यू लिख देता। कि अगर ये नंबर का केस है तो हमें जो वैल्यू बच जाता तो उसी को आप रिमेनिंग वैल्यू बोल देते हैं। लेकिन क्वेश्चन को जरा इस तरह से समझिए, अगर यही क्वेश्चन मैं सिंबल बेस्ड बना देता, ये देखिए, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन तो तीनों पार्ट से पूछा जा सकता है, सिंबल से, कलर से, इन तीनों से। देखना अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया होता, यहाँ पे देखना, इस बार यहाँ कर देता हूँ स्टार स्टार एरो, यहाँ पे इक्वल, ट्रायंगल और डेल्टा। बात समझा। तो अब दोनों पार्ट को देखिएगा, वन सिमिलर पॉइंट है, बिल्कुल है, और सेम प्लेस पे भी है, सॉरी सेम सरफेस पे भी है, राइट पार्ट में। अगर आपसे पूछता इस केस में देखो कि स्क्वायर का अपोजिट क्या होता, तो आप आंसर बोल देते कि इक्वल हो जाता। ट्रायंगल के अपोजिट क्या हो जाता, हम बोल देते हैं कि सर आंसर एरो चला जाता। लेकिन व्हाट अबाउट द स्टार। तब इस केस में जरा ध्यान से देखिए, मैंने लिखाया है कि आंसर न्यू वैल्यू होगा। लेकिन अब ये न्यू वैल्यू कहने का मतलब क्या, देखिएगा नंबर के केस में हमें फिक्स है कि 1 to 6 तक ही पूछा जा सकता है। लेकिन जब सिंबल के केस में, क्योंकि सिंबल्स के कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रूल नहीं होता, वो मार्केट में बहुत ज्यादा है कि सिंबल्स बहुत सारे हैं। लेकिन अब यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा, तो हमें पता है कि आपको बस माइंड में सेट करना है कि जो कॉमन पॉइंट होता है उसका आंसर न्यू वैल्यू में जाता है। अब ये न्यू वैल्यू का आंसर कहाँ से आएगा, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ लिख डालिएगा फ्रॉम ऑप्शंस, यानी इसका आंसर आप विकल्प से देंगे। कैसे, जरा ध्यान से दें। अगर मैं इसका ऑप्शन बना देता कि एरो, बी इक्वल, सी के बारे में मैं बोल देता कि सर्कल, और डी के बारे में स्क्वायर। बात समझ में आया। तो इसी केस के लिए मैंने यहाँ न्यू वैल्यू लिखा है। रिमेनिंग वैल्यू लिखा देता तो नंबर के लिए तो वैलिड हो जाता, लेकिन इसके लिए नहीं हो जाता। अब हमें पता है कि कॉमन पार्ट का, क्योंकि ये दोनों पार्ट आसान था, लेकिन कॉमन पार्ट का आंसर में निकालना है तो हमें न्यू वैल्यू की ओर जाना है। तो न्यू वैल्यू कहाँ से ढूंढेंगे, इसके ऑप्शन वाले पार्ट से। न्यू वैल्यू में जो ये सारी वैल्यू को आप ओल्ड मानेंगे, और जो इसमें कॉमन पार्ट के अकॉर्डिंग जो न्यू वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है वो आंसर हो जाएगा। तो इन पार्ट में देखिए, तो न्यू वैल्यू क्या हमारे पास सर्कल, तो ये हमारा आंसर चला जाएगा। समझ में आया कि क्यों मैंने यहाँ पे न्यू वैल्यू निकाला। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे सिलेबस के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। समझ में आया कि जब भी डबल डाइस का क्वेश्चन हो, कॉमन पार्ट का आंसर हमेशा न्यू वैल्यू जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे न्यू वैल्यू लिखा है। और इसके लिए हम इसके विकल्प का यानी ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। जरा देखो, इसमें काफी बच्चों ने गलती भी करी थी। ये देखो कि मैं इसी क्वेश्चन को इस तरह से बना दूं, ये देखना कलर बेस्ड। अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया रेड, ठीक है, यहाँ डाल दो आप ब्लैक, यहाँ डाल दिया मैंने पिंक, यहाँ डालो येलो, यहाँ डाल दिया ब्लू, ये कुछ है। अगर इस क्वेश्चन में मैं आपसे ब्लैक पूछता कि मुझे बताओ कि ब्लैक के अपोजिट क्या होता, तो आप आंसर दे देते येलो, ये कुछ है। लेकिन अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, एग्जामिनर ने इस तरह से क्वेश्चन पूछा और नीचे आपसे पूछा गया कि मुझे बताइए कि व्हाइट के अपोजिट क्या होगा। क्लियर है। ऑप्शन में जरा ध्यान से देखिएगा, एक ऑप्शन में उन्होंने नन ऑफ दीज भी दे रखा था, ठीक है। तो काफी बच्चों ने ये समझा कि भाई व्हाइट तो हमारे पास दिखाई नहीं दे रहा, तो आंसर नन ऑफ दीज चला जाएगा। बट बी केयरफुल, ये चीजें सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। आपको पता है कि इस वाले केस में आपको देखना डबल डाइस क्वेश्चन है, सिमिलर पॉइंट से सेम सरफेस पे, रेड और रेड, टॉप और टॉप में। तब आपसे पूछा गया व्हाइट के अपोजिट क्या होगा, तो लोगों ने यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन में कुछ, अगर मैं ये डाल दूं, जैसे कि मैं डाल दूं यहाँ पे ब्लैक, और यहाँ डाल दूं रेड, यहाँ डाल दूं पिंक। क्लियर है। तो लोगों को लगा व्हाइट तो दिखाई दे नहीं रहा है, तो आंसर इसका नन ऑफ दिस चला जाएगा, या फिर नन ऑफ दी की जगह आप कैन नॉट डिटरमाइन भी दे सकते हैं। क्लियर है। तो इन पॉइंट को ध्यान में लेके चलना, तो आंसर चीजें बहुत आसानी से बन जाएंगी। अब आपको पता है कि इसका आंसर नन ऑफ दीज नहीं जाएगा। रीजन क्या है, हमें पता है कि न्यू वैल्यू का आंसर हमेशा कॉमन वैल्यू जाता है, यानी जिस न्यू वैल्यू को वो ऑप्शन में फ्रेम कर रहे थे, उसी न्यू वैल्यू को उन्होंने क्वेश्चन का पार्ट बना डाला।
बात समझ में आया? तो आंसर नन ऑफ दीज मत देना। क्लियर है? क्योंकि हमें पता है कि इस केस में एक न्यू वैल्यू आएगा, तो न्यू वैल्यू का केस जैसे ये वाला केस बनाया तो इसको ऑप्शन में मैंने बना दिया। क्या एग्जामिनर ऐसा भी तो पूछ सकता है, यानी कॉमन पार्ट का आंसर न्यू वैल्यू, तो न्यू पार्ट का आंसर कहाँ जाएगा? कॉमन पार्ट में जाएगा। तो याद रखिएगा, अब इसका जो आंसर होगा, ये कॉमन पार्ट इनमें क्या है? रेड, तो आपका आंसर बी रेड चला जाता, ना कि नन ऑफ दीज। समझ में आया? ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में लेके चलना कि नन ऑफ दीज नहीं जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हमने फर्स्ट पार्ट को देखा 2.a का, जिसमें आंसर बहुत इजी वे में समझ में आ गया कि हमारा आंसर क्या चला गया। क्लियर हुआ? तो ये 3 पार्ट थे, मैंने तीनों पार्ट को बता दिया कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं, उसका ट्रिक क्या है। या तो ऑप्शन न्यू वैल्यू को ऑप्शन में डाल देगा, या फिर न्यू वैल्यू को ही क्वेश्चन बना डालेगा। तो हम आंसर क्या करेंगे? कॉमन पार्ट का निकाल लेंगे, ना ही आप उसमें नन ऑफ दिस डालेंगे, ना ही कैन नॉट डिटरमाइन का यूज करेंगे। क्लियर है? ये हमने फर्स्ट पार्ट को पूरी तरह से देख लिया और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी देख लिया। अब आइए रूल 2.b की ओर चलते हैं। देखिएगा, इसमें भी काफी अच्छे टर्म्स हैं, इसे भी आप काफी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। देखो, अगर मैं अब रूल 2.b की बात करूं तो रूल 2.b के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि दोनों में एक सिमिलर पॉइंट होगा, ए और ए यहां पर। अब ये दो अलग अलग लोग नहीं है, एक ही लोग को हम अलग अलग तरीके से दिख रहा है। ए को इस साइड से देख रहे हैं, हम इधर से देख रहे हैं, तो इसे ए मुझे लेफ्ट पार्ट में दिख रहा है, कोई ऊपर से देख रहा होगा, मतलब आगे से देख रहा हो तो इसे टॉप पार्ट में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ए एक कॉमन पॉइंट है जो दोनों के लिए सेम होता है। अब जरा ध्यान समझिएगा, तो इस केस में जब डबल डाइस का क्वेश्चन हो, एक सिमिलर पॉइंट और सिमिलर पॉइंट डिफरेंट सरफेस हो, तो रूल क्या कहता है कि आप उस कॉमन पार्ट को पिक कीजिए जो दोनों में इक्वल होगा। कॉमन पार्ट क्या है? और यहां से आप इसे क्लॉकवाइज मूव कर लीजिए, आप चाहो क्लॉकवाइज कर लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम रहेगा। जैसे मैं ए के आगे बढ़ूं तो कौन मिलता? बी, फिर कौन मिलता? सी। क्लियर है? यानी कि ये फर्स्ट पोजीशन मान लीजिए, ये सेकंड पोजीशन। एज इट इज यहां से इस वाले डाइस में मैं चलता, ए के बाद यहां से भी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, तो ये हो जाता वाई और ये एक्स। क्लियर है? अब जो पार्ट एक दूसरे के ऊपर नीचे है, ये एक दूसरे का अपोजिट कहला देगा। यानी ए से फर्स्ट पॉइंट पे जो वैल्यू होगा, चाहे पहले डाइस या दूसरे डाइस, सेकेंड पार्ट का जो वैल्यू होगा पहले डाइस या दूसरे डाइस का, वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, और जो कॉमन पार्ट होगा इसका आंसर न्यू वैल्यू जाएगा। क्लियर है? और अब न्यू वैल्यू के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब देखिएगा, आप बोलेंगे सर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज जाए, तो बिल्कुल जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ओवरऑल रीजनिंग के सिलेबस की बात करूं तो आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे आपको कई बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमने की जरूरत पड़ जाती है। जैसे आप सेटिंग अरेंजमेंट जाएंगे, उसके बाद आप डायरेक्शन में जाएंगे, एंगुलर चेंज ऑफ डायरेक्शन, एंड इट इज बहुत सारे जहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। तो मैंने आपके पूरे रीजनिंग को क्लॉकवाइज से मॉडिफाई कर दिया, तो आंसर इजी वे में बन जाएगा, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा, क्लॉकवाइज मूव कर दें। अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा। देखिएगा, अब ये टॉपिक आसान पड़ जाएगा। देखो, अगर मैं नंबर बेस्ड क्वेश्चन बना लूँ, जैसे कि मैं 2, 5, 4 यहाँ डाल दूँ और 2 यहाँ डाल दूँ और यहाँ डाल दूँ 6 और 1, तो आपसे पूछा गया कि किसी एक वैल्यू का, हम ऑलरेडी सबका ओवरऑल सबका निकाल लेते हैं। जैसे मैं इससे आगे जाता तो आंसर क्या होता? 2, 5 और 4। इससे घूमता तो होता 6, 2, 6 और 1। तो अगर 5 के अपोजिट पूछता तो 6, 4 के अपोजिट पूछता तो 1, और इसके अपोजिट जो न्यू वैल्यू क्या बच गया? 3, हमारा आंसर बन जाता। बात समझ में आया? अब देखिएगा, अब ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है, हम ये पोजीशन का भी इस्तेमाल कर लेंगे। अगर मेरे से पूछता, जरा इसी क्वेश्चन में समझिए कि बताइए 4 के अपोजिट क्या होगा, तो रूल क्या कहता है? सेम पोजीशन का सेम पोजीशन अपोजिट होता है हर एक पॉइंट से। हमें 4 का बोला गया तो 4 यहाँ पे सिर्फ देख के दिखना, करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन देखिए, 4 को चेक करेंगे, 2 से कितने पोजीशन पे? 1 और 2। इसमें भी चेक करेंगे दूसरे पोजीशन पे कौन है? 1 और 2। 1 तो हम डायरेक्टली आंसर 1 डाल देंगे। आप चाहो तो लिख के कर लीजिए या तो पोजीशन वाइज कर लीजिए कि 4 पहले वाले डाइस में कॉमन पॉइंट से, याद रखना हमेशा कॉमन पॉइंट से। 2 से चले दूसरे पोजीशन में, यहाँ से चले दूसरे पोजीशन में, क्या है? 1, आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर है? ये नंबर डाइस का था। कुछ सिंबल डाइस का देख लीजिए। जब मैं सिंबल डाइस का क्वेश्चन बनाऊं इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया स्टार, हैश, एरो, और यहाँ डाल देता हूँ स्टार, ट्रायंगल और स्क्वायर। ठीक है? अगर अब इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लूँ कि डॉलर के अपोजिट क्या होगा, तो ध्यान में रखिएगा, जैसा कि अभी आपको पता है कि कॉमन पार्ट का आंसर न्यू वैल्यू जाता है, तो हैश मैंने डाला, तो देखिएगा क्वेश्चन को विदाउट पेन उठाए बनाने की कोशिश कीजिए। ऑलरेडी मैंने आपको उसी व्यू से बताया। अब आपसे पूछा कि हाँ, ऑल्दो आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, बस ट्रिक देखिए।
आपसे क्या पूछा कि डॉलर के अपोजिट बताइए। अब डॉलर में देखिए है, दिखाई दे रहा है नहीं, क्योंकि ये न्यू वैल्यू है और न्यू वैल्यू का आंसर हमेशा कॉमन वैल्यू जाता है। तो कॉमन वैल्यू इसमें क्या है, स्टार, तो डायरेक्टली स्टार हम दे देंगे। बाकी अगर आपसे पूछता कि एरो के अपोजिट क्या है, तो कॉमन यही है। इससे पोजीशन देखिए 1 और 2, इसमें भी चलिए 1 और 2, तो ट्रायंगल आंसर। सेम पोजीशन एज इट इज मेरे से पूछता हैश के अपोजिट क्या है, स्टार से देखिए पहले पोजीशन, स्टार से पहले पोजीशन, तो हमारा आंसर ट्रायंगल चला जाता। सही है। तो क्वेश्चन के हर एक पार्ट को समझिए, क्योंकि इससे बियॉन्ड एग्जामिनर जा ही नहीं सकता, बस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकता है, जो मैंने आपको तरीके से बता दिया। तो ये हमने रूल 2.b देख लिया, जहाँ पे रूल 2 को 2 अलग अलग पार्ट में क्रैम किया गया और उसी के बाद में हमने इन दोनों को देखा। इससे बियॉन्ड आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं, जो मैं आपको सोल्यूशन जरूर करवा दूंगा। क्लियर। अब देखिएगा रूल 3, अब इसमें 3 रूल है, 3rd रूल को भी देख लेते हैं। रूल 3 क्या कहता है कि अब डाइस को आप इस तरह से देखिए कि दोनों डाइस में 2 अंक समान हो। देखिएगा 2 सिमिलर पॉइंट बिटवीन द डाइस, दोनों पासों में, देखिए दोनों पासों में 2 अंक समान हो, ये हमारे पास 3rd रूल। इसके आगे कोई रूल नहीं होता। आप ऐसा कहेंगे कि सब तीनों अंक समान हो, तो एक ही डाइस को हम लोग अलग अलग एंगल से देख रहे हैं, लेकिन तीनों सरफेस सेम दिखाई दे रहा है, यानी एक ही सरफेस को हम लोग दोनों बार बार देख रहे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं तो डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कैसे बनेगा, ये देखना, दोनों में 2 अंक समान हो। अब देखिएगा यहाँ पे एक छोटा सा बात है, जैसे मैं ए बी और सी लिख दूं, यहाँ पे ए बी और एक्स लिख दूं। क्लियर है। तो अब देखिएगा यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि दोनों जो कॉमन पॉइंट 2 है वो अलग अलग सरफेस पे हो या सेम सरफेस में, क्योंकि हम इसे जब 2 सरफेस होता है ना कहीं उसके देखने का जो व्यू होता है इन दोनों को पहले होता है, उसके बाद हम इसको देखते हैं। क्लियर है। तो इस केस में हमारा अलग सरफेस से कोई मायने नहीं रखता। तब रूल क्या कहता है कि पहले वाले डाइस में जो डिसिमिलर पॉइंट है वो क्या है, सी, इसमें क्या है, एक्स, तो ऑटोमेटिक ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। बात समझा। अब फिर अगर कॉमन पार्ट की बात करें ए और बी, तो इसकी वैल्यू आपका, इसका आंसर आपके पास न्यू वैल्यू में चला जाएगा। क्लियर है, ये आपके पास न्यू वैल्यू में चला जाएगा। समझ में। ये हमारे पास सिंपल है, क्योंकि इन्हीं 3 रूल का यूज अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं मल्टी डाइस से स्टार्ट कराऊंगा, तो उसमें देखिएगा इन्हीं 3 का इस्तेमाल है, और हमारे सिलेबस में मल्टी डाइस का भी काफी अच्छा रूल है। अब मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। ये देखिएगा, अगर मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू ले लिया 5 2 4, यहाँ ले लिया मैंने 5 2 6, तो इस केस में 4 के अपोजिट हमारे पास डायरेक्टली 6 चला जाएगा। अब आपसे पूछेगा 5 और 2 के बारे में बताइए, तो जरा ध्यान से समझिएगा। इस केस में हमने, ये देखो मैं इसे समझा देता हूँ, 5 और 6 है, ठीक है। हमें पता है 4 के अपोजिट 6 होगा, हमें पता चल गया। अब हमें देखना है 5 और 2 के रिगार्डिंग। अब 5 के अपोजिट भी 1 और 3 आ सकता है, और 2 के भी अपोजिट भी 1 और 3 आ सकता है, क्योंकि हमें फाइनली नहीं पता है कि इसके पीछे क्या होगा। तो अगर 5 के पीछे अगर बात करूं तो इसका भी आंसर 1 3 जाएगा, सॉरी 1 3 होगा, और 2 के अपोजिट की बात करूं तो इसका आंसर 1 और 3 जाएगा। तो ये हमारे पास डबल डाइस का 3rd रूल होता है, जहां से हमारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब इसी पार्ट को चाहो आप सिंबल में बना लीजिए और कलर में बना लीजिए। डबल डाइस में आपको जितने भी आप बुक इस्तेमाल कर रहे हो, जहां जैसे भी क्वेश्चन बना रहे हो, इन 3 रूल से ही क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। बस इन तीनों रूल का आइडेंटिफिकेशन याद रखिए और उसको बनाने का ट्रिक क्वेश्चन देख के आपको बन जाएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टी डाइस से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।